हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू योर प्रेशियस चैनल। मैं रुपेश मिश्रा आपका आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि पीछे की वीडियोस में मैंने बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट की है, जो कि आपके फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर, जो अभी की सेमेस्टर वाइज हो गया, आप सभी को पता होगा। सेमेस्टर वाइज मैंने स्टार्ट किया था और फर्स्ट ईयर के जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के उसकी वीडियोस पहले से मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके रिगार्डिंग मैं जो क्वेश्चन के वीडियोस हैं वो मैं इस सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी देने वाला हूं, और जो सेकंड सेमेस्टर के हैं उनके लिए उनकी न्यू वीडियोस। और हाँ, पिछले जो हम लोग का पिछला सेमेस्टर था उसके लिए बहुत कम समय था हमारे पास, तो मैं जितनी हेल्प कर सका आप लोगों की मैंने की। बट इस सेमेस्टर में जितने लोग गए हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, वो सारी चीज़ें हमारे चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स जो पिछले बार के सेमेस्टर के जो बच्चे थे फर्स्ट सेमेस्टर उनके लिए नहीं दे पाया था, बट इस सेमेस्टर से बेसिक मैथमेटिक्स भी मैं धीरे धीरे करके सब अपलोड कर देता हूँ। तो अभी तक वीडियो नंबर 1 ऑन सेट्स के बारे में मैंने बताया, वीडियो नंबर 2 टाइप्स ऑफ सेट्स बताया मैंने। अब सेट्स की वीडियो नंबर 3 आ रही है, सो उसे भी आप देखिए, एंजॉय करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पे। सो मैंने जो पिछले वीडियो में जहाँ तक कवर किया था, आई थिंक मैंने यूनिवर्सल सेट, पावर सेट बता दिया था, और उसके आगे मैंने बोला था कि मैं वेन डायग्राम आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो वेन डायग्राम बताने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ जिसका आपको प्रूफ में भी आपके लॉन्ग आंसर में आ सकता है। तो चलिए वो क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, अब हमें इसे प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, ठीक है, और सी सबसेट है ए का। ठीक है, तो ऐसे में हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए और सी इक्वल है। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसा कि हम लोग को पता है क्या कि जब कोई चीज़ किसी का सबसेट होता है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी की बात कर लें, तो बी जो होगा वो सेट ए के या तो एग्जैक्टली बराबर होगा या तो बी ए से बड़ा होगा। ठीक है, हम इसको दो तरीके से प्रूव करेंगे। दो तरीके से कह रहे हैं, कैसे? देखिए, अगर मैं मान लूँ कि हेयर इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, है ना, तो ऐसे केसेस में क्या होगा देन, क्योंकि भाई सबसेट है ना, तो एक बार ही हो सकता है बराबर भी हो। देन द थ्योरम इज ऑब्वियस, देन द थ्योरम इज ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब तब तो एकदम क्लियर है कि भाई ए जब बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए सी के भी इक्वल होगा। दिस इज़ व्हाट केस नंबर 1, ये आपका केस नंबर 1 होगा। अब इसको केस नंबर 1 लिख सकते हैं ऐसे करके, केस नंबर 1। ठीक, और हम लोग का जो केस नंबर 2 है ये तो एकदम सिंपल था, केस नंबर 1। बट अगर हम ये कहें कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है, जब इक्वल नहीं है, इफ ए सबसेट, अब इसको क्या बोलते हैं, सबसेट ना बोल रहे, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। प्रॉपर मतलब वो हमेशा इससे छोटा ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा है देन लेट x बिलोंग्स टू ए। अच्छा, अगर x बिलोंग्स टू ए ले रहा है तो b तो उससे बड़ा सेट है भाई, a और b उससे बड़ा सेट है, तो a के सारे एलिमेंट्स तो b में आएंगे, है ना। देन x इज एब्सोल्युटली बिलोंग्स टू b, मतलब x a में अगर है तो x b में जरूर होगा। ठीक है, ऑल्सो अगर b सबसेट c है, b प्रॉपर सबसेट c है, तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू c भी होगा ना। ठीक है, ठीक, और अभी हम लोग के पास ये वाली भी तो कंडीशन है कि c सबसेट a है ना। c सबसेट अगर a है तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, ऑल्सो c इज सबसेट ऑफ a, दैट इज x बिलोंग्स टू c implies that x बिलोंग्स टू a, है ना। अब खुद सोच लीजिए कि x a से b में आया, b से c में आया और c से फिर से a में आया, है ना।
सो अगर मैं उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता, लाइक जिसे मैं क्या कर लूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, ब्लू कलर, आई रियली हेट इट। चलिए मैं, हाँ, ब्राउन ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, और जो इससे पीछे था, इससे ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और वो जो मैंने माना उसे 3 मान लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं 3 मान लेता हूँ। सो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों से क्या होगा, देखिए हुआ क्या था कि पहला क्या आया हमारा कि x अगर a में है तो x b में भी है। तो ऐसा तब होता है जब a से बड़ा b हो, ठीक, b बड़ा है। और दूसरा क्या कह रहा हूँ मैं कि दूसरे इक्वेशन में बोला गया कि x बिलोंग्स टू b है तो x बिलोंग्स टू c है। अब क्या होगा, b से बड़ा c हो गया, ठीक, b से बड़ा c हो गया। और तीसरा ये क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू c, और इससे क्या निकला, x बिलोंग्स टू a। अब तो ये एक चीज़ और हो गया कि भाई c से a बड़ा हो गया, ऐसे a से b बड़ा था, b से c बड़ा था। अब ये तीनों में एक ही बात सही हो सकती है कि तीनों इक्वल थे, ठीक है भाई, तीनों में एक ही बात क्लियर हो सकती है कि a और c के बारे में अगर बात करें तो b तो बड़ा हो सकता है, बट a और c दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे a दिख रहा है आपको और यहाँ पे c दिख रहा है, ठीक, ये दोनों एकदम इक्वल होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ये हो नहीं सकता, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट दैट, हम लोगों ने क्या पाया कि a इज इक्वल टू a सबसेट ऑफ c, है ना, है कि नहीं, बट दिया क्या है, बट c इज सबसेट ऑफ a। भाई देखिए a c से छोटा है, वही मैं जो समझा रहा था यहाँ पे दूसरे तरीके से मैंने लिख दिया कि a इज सबसेट ऑफ c, मतलब a c से छोटा है और c a से छोटा है या बराबर है। तो इन दोनों कंडीशंस में एक ही चीज़ क्लियर हो सकती है कि क्या, कि a इज इक्वल टू c, यही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। देखिए कभी भी एक सिंपल सी बात आप लोग समझिए कि दो संख्याएं अगर मैं ले लूँ x और y, ठीक, तो दुनिया भर में 3 ही रिलेशन संभव हैं दो नंबर्स लेकर के, जिसे लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। मतलब या तो x y से बड़ा होगा, या तो x y से छोटा होगा, और या तो x y के इक्वल होगा, ठीक। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो ये दोनों चीज़ें एक साथ सही तो हो नहीं सकती, तो ये दोनों रिजल्ट हमें ये दे देती हैं, ठीक। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि सी ए से बड़ा है या बराबर है, और सी ए से छोटा है बराबर है, तो इन दोनों में एक ही बात सही हो सकती है भाई, कि या बराबर ही वाला सही हो सकता है कि एक समय में कोई छोटा और बड़ा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब वो बराबर है। तो ये आपका प्रूव हो गया। चलिए चलते हैं वेन डायग्राम को समझते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है। इसका आप लोगों को PDF तो रोज़ मिल ही जा रहा है, ठीक है। ये जो मैं लिखता हूँ, ये बोर्ड की रिकॉर्डिंग जो हमारी है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं कुछ अगर आप चाहें इसे लिख लें साथ में तो आपको और अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ साथ में आपको वो बना लेना नोट्स अच्छा रहता है। और अगर बाई चांस आप किसी वजह से नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, या आपके पास कॉपी उपलब्ध नहीं है, नोटबुक उस समय अवेलेबल नहीं है, सो आप क्या करेंगे कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप उसे जा कर के ले लीजिए और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और या फिर सिंपली आप जानते हैं टेलीग्राम का जो नेम है वो भी यही है, मैथ फैथ। यू कैन सिंपली सर्च एंड कैन जॉइन आवर चैनल, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ वेरी वेल नोन एज वेन डायग्राम। ये डायग्राम है और हम लोग की चीज़ों को इतना सिंपल कर देता है कि बस देखते ही आपका आंसर टिक। चलिए देखते हैं ये वेन डायग्राम है क्या, ठीक। वेन डायग्राम, चलिए देखते हैं भैया। वेन डायग्राम, जैसा आप इसके नाम से देख रहे हैं कि डायग्राम है, डायग्राम के लिए यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल तो दो ही तरीके की शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक एक होता है सर्कल और एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। जो हमारा ये शेप आप देख रहे हैं रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल के लिए होता है, यूनिवर्सल सेट के लिए, और ये किसके लिए होता है, सिंपल सेट्स के लिए इस्तेमाल होता है,
ठीक, सेट्स या सबसेट बोल सकते हैं। सो होता क्या है, यूनिवर्सल सेट तो आप समझते हैं कि यूनिवर्सल क्या होगा, अपने अंदर चीज़ों को रखेगा। तो यानी ये जो आप सर्कल देख रहे हो ये इसके अंदर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जैसे कि एक क्षेत्र की तरह है, ठीक है। इसमें ये जो आपका ये वाला सेट है, इसमें छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट होंगे और इसमें क्या होगा आपका, उसका पूरा सुपर सेट होगा, ठीक। तो ऐसे केस में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चीज़ें समझनी है, आगे के ऑपरेशंस को समझना है, ठीक है। वेन डायग्राम के बारे में क्लियर है, बहुत छोटा सा व्यू लिया है मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा, बस इससे रिलेटेड जो हमारा पहला ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या है, सेट्स पर जो हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला ऑपरेशन है क्या, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो यूनियन ऑफ सेट्स है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है, नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए। यूनियन का मतलब होता है, देखिए मैं थोड़ी सी डिफाइन करता हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर समझ में आए कि है क्या ये। देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स से ए एंड बी, से ए एंड बी मतलब जिसे हम लोग लिखते हैं लेट ए एंड बी, वैसे से ए एंड बी मतलब आप इसे कह सकते हैं। क्या होगा, इज union of two sets say A and B is a set which contains each elements of both sets, ठीक। जैसे अब देखिए मतलब इसका भी हम लोग समझ रहे हैं, इसे और भी क्या लिख सकते हैं, हेयर A union B is the notation which is read as हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, A यूनियन B, ठीक। इसे ऐसे हम लोग रीड करते हैं, A यूनियन B, ठीक है। एंड इट इज़ डिफाइंड एज, अब इसे हमें डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए, एंड डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया जाता है इसे डिफाइन करने का तरीका होता है A यूनियन B, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, एंड डिफाइंड एज A यूनियन B इक्वल्स टू, देखिए जैसे मैंने बताया था ना जो सेट बिल्डर फॉर्म था, हम लोग एक इसे किसी वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। सॉरी गाइज, आज लग रहा है बारिश बहुत तेज़ हो रही है, सो हो सकता है आपको आवाज़ बारिश की भी आ रही हो, तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपको, बट पढ़ना तो है ही, मेरी आवाज़ तो आपको क्लियर आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। देखिए यूनियन का मतलब होता है कि वो दोनों में से किसी एक में भी होगा तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब समझते हैं, देखिए अपनी बात, इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए वेन डायग्राम बनाने के लिए आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। ये बॉक्स क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है जो A और B को अपने अंदर रखता है, ठीक है। मैं इसके लिए U लिख देता हूँ छोटा सा, ठीक। अब मैंने अंदर क्या बनाया, मैंने अंदर में दो सेट्स बना लिए, ये A हो गया और ये B इसको काटता हुआ। B क्यों काटता हुआ, क्योंकि मान लेते हैं कुछ इन दोनों में कॉमन रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये A सेट है हमारा और ये हमारा B सेट है, ठीक। अब इसका करना क्या है, हम लोगों को हमें यूनियन बताना। देखिए ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि A यूनियन B क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू A, मतलब x A में होना चाहिए और यानी हिंदी में इसको या बोलते हैं, या x B में होना चाहिए, किसी एक में होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो हम लोग को वेन डायग्राम में सीखना है, वेन डायग्राम में यूनियन के लिए मतलब
यूनियन का मतलब होता है सिंगल लाइन, एक जैसी लाइन पूरे में बनानी है, मतलब ए में भी वैसे ही लाइन बनाइए और वैसे ही आप उसको बी तक लेके जाइए, ठीक है। यूनियन का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जो शेडेड है, शेडेड लाइन है, शेडेड रीजन क्या है, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, यही हमें ए यूनियन बी देता है, ठीक है। शेडेड रीजन जो है वो हमें क्या देता है, ए यूनियन बी। अब देखिए शेडेड लाइन तो सिंगल सब जगह चल रही है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट हम उठाएं तो या तो ए में हो चाहे बी में हो, वो कुल मिला के ए यूनियन बी में होगा, ठीक है। अब करना क्या है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, इसके लिए नोट्स आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए सुनते हैं, उसको भी लिखना है आपको, बहुत ईजिली बताऊँगा उससे भी मैं। देखिए नोट, इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मैं सारी की सारी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मैं कहूँ कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होता है, आप क्या जानेंगे कि x बिलोंग्स टू ए होगा और यानी या x या तो एलिमेंट होगा ए का या तो x होगा एलिमेंट बी का, ठीक। किसी एक में ये उपस्थित होगा तो भी इसे हम यूनियन में उपस्थित मानेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान से, अगला पॉइंट है आपका कि अगर मान लीजिए x ए और बी के यूनियन में अगर बिलोंग ना कर रहा हो, ये बिलोंग कट का साइन लगाया मैंने कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ना ही x ए में बिलोंग करेगा और ना ही x बी में। अच्छा देखिए सीधी सी बात, जब यूनियन में पूरे सेट में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, और ऐसे में तो हम लोग को क्या लगाना चाहिए, एंड लगाना चाहिए ना, और ये बी में भी नहीं होगा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब ये बिलोंग वाला चिन्ह लगता है ये वाला, तो यहाँ पे ओ आर और मीनिंग होता है इसका यूनियन का, ठीक। और यहाँ पे जब कट का सीन लगता है, चिन्ह लगता है, तो हमारा यहाँ पर यूनियन बदल जाता है एंड में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। कुछ लोग ये जानते हैं केवल कि जो यूनियन होता है उसमें ओ आर और लिखा जाता है ना, और जो सब इंटरसेक्शन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो होता है तो उसमें क्या होता है, वो लोग कहते हैं एंड होता है। ज़रूरी नहीं है, अगर ये चीज़ कोई बता रहा है तो गलत है, ठीक है। डज नॉट बिलोंग ये वाले कटिंग के साइन पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या है इसके लिए, थर्ड पॉइंट क्या है, सुनिएगा। देखिए अगर हम ये बोलें कि ए और बी में कुछ रिलेशन मैंने बना दिया कि भाई ए सबसेट है बी का, ए जो है बी से छोटा है, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा ये बताइए कि ए यूनियन बी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, खुद सोच लीजिए। बड़ी ही सिंपल बात है, बड़ी ही सिंपल में क्या बात है, देखिए सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कि अगर मैं ये कहूँ कि इसको मैं इससे बताऊँ तो आप अब और अच्छे से समझोगे, मेरे ख्याल से आप आंसर भी दे दोगे। कि जैसे मैंने बनाया एक बॉक्स, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए बी बड़ा है ए से ना, तो ये बी है, ठीक, और ये ए बना है, सीधी सी बात है, बड़ा ही सिंपल लिखा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। ये अंदर वाला ए है, ये बाहर वाला बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो अब आप ही देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं ना। अब जब आप यूनियन निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे तो भाई पूरे में सिंगल लाइन बनाएंगे। आप ऑटोमेटिक खुद ही देख लीजिए ए यूनियन बी क्या आ रहा है, ए यूनियन बी तो खुद इक्वल टू बी ही आ जा रहा है ना। तो ए अगर सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। देखिए ये सारे के सारे जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये आपके डायरेक्टली एमसीक्यू में आस्क किए जाते हैं, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर यही सिर्फ इतना पढ़ लेते तो आपके एमसीक्यू नहीं छूटने वाले, अब एमसीक्यू ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही आपकी जो ये लाइन देख रहे हैं अपना, इसमें इसी को बोलते हैं ए, ये जो बी सबसेट ए वाली लाइनें हैं, ये जो लाइन बनी है, और जो कि बी भाई बी के इक्वल है। मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया, ए सबसेट बी होगा ना यहाँ पे, एक सेकेंड, ए सबसेट बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और सुनिए, ए यूनियन बी की भी कुछ प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको बताता हूँ।
ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी। देखिए अगले पेज में मैं बताता हूँ आपको, ठीक। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 3-4 तरीके से आपसे डिफाइंड आपको पता होना चाहिए, आपको कि भाई ए यूनियन बी क्या क्या हो सकता है। देखिए मैं पहला बना रहा हूँ। देखिए पहले मैंने क्या बताया कि अगर मैं बोलूँ कि ए और बी जो है, एक और बना देता हूँ 2 बॉक्स, ठीक है, हाँ इतना बहुत है। देखिए 2 ही बॉक्स में हो जाएगा। ये मैंने ए बनाया, ठीक, ये मैंने बी बनाया, ओके। एक मैंने यहाँ बनाया ए, एक मैंने बनाया बी, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका यूनिवर्सल, ये है आपका ए, ये है आपका बी, और ऐसे यहाँ पे भी यू है, और इधर ए, यू और ए बी कहीं भी लिख सकते हैं, अगल बगल में लिख दीजिए। अब देखिए अगर मैं इसमें यूनियन की बात करूँ, तो इसमें यूनियन की बात मैं करूँ तो सिंगल लाइन पूरे में चलती चली जाएगी ऐसे करते हुए, है ना। ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, होगा ए यूनियन बी हुआ, ठीक है। यहाँ पे करिए जरा, एक लाइन इसमें आपने बनाई, एक लाइन इसमें आपने बनाई। अच्छा ये दोनों अलग अलग क्यों बनाए, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें जो ये रीज़न आएगा वही क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी, ठीक। एक और मैं छोटा सा आपको बना करके बताना चाहता था। देखिए इसमें भी अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक को बड़ा बना देता हूँ, एक को छोटा बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट कि ए है ये और ये है बी। इसमें भी मैं सर्कल कर रहा हूँ, मतलब अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये कुछ अलग प्रॉपर्टी पीछे ही मैंने बताई, इसमें भी ए यूनियन बी ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ए यूनियन बी करेंगे तो अब ओरिजिनली ए ये बी के इक्वल आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इंटरसेक्शन जिसे बोलते हैं उसके बारे में ही है। आपने यूनियन पढ़िया, आपको इंटरसेक्शन पढ़ना है। क्या होता है इंटरसेक्शन भाई, देखिए इंटरसेक्शन आपका जो होता है वो नाम से ही क्लियर है कि इंटरसेक्ट करना, मतलब जो चीज़ कॉमन आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेट, हमें ऐसा सेट बनाना है जिसमें कॉमन एलिमेंट हो, ठीक है। सेट ऑफ एलिमेंट्स मैं डिफाइन भी कर देता हूँ इसे। सेट ऑफ एलिमेंट्स में भी आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ जाए, विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स विच आर कॉमन, ज़्यादा अच्छा लगेगा कॉमन लिखना, आर कॉमन टू बोथ द सेट्स और कॉमन टू अ नंबर ऑफ सेट्स। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास चार चार तरीके के सेट्स हैं और सब में हमें इंटरसेक्शन निकालना हो तो सब में से कॉमन ले लेंगे। दो ही है, वैसे दो ही का ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप उसे ही ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर हम कहें कि इफ़ वी हैव लाइक, हाँ, इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, देन क्या होगा, देन अगर मैं कहूँ कि जो ए इंटरसेक्शन बी उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं उल्टा यू, जैसे यूनियन में सीधा यू था, यहाँ पे उल्टा यू बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे एंड आएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए, अदरवाइज ये सही नहीं होगा। दोनों में होना चाहिए तभी फ़ायदा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ आपसे, देखिए एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल लूँगा कि भाई अगर मैं कहूँ कि ए इज इक्वल टू लाइक 1 2 3, ठीक, और बी भी ले रहा हूँ 2 3 4 ए। अब मैं कहता हूँ आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देख लीजिए दोनों में एक जैसा क्या है, दोनों में एक जैसा आपको मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है, देख लीजिए दोनों में है, 3 दिख रहा है, दोनों में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 2 3, यही हमारा हो जाएगा आंसर,
इंटरसेक्शन का। ठीक, अब इस चीज़ को हम लोग वेन डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में मैं 3 तरीके से बताऊंगा और फिर इसके नोट भी बताऊंगा जो डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा कि इसको वेन डायग्राम में कैसे बनाते हैं। इसके लिए भी मैं 3 तरीके से बताऊंगा वेन डायग्राम। ए इंटरसेक्शन बी जो बताना है मुझे, वो मैं आपको बताता हूँ वेन डायग्राम की मदद से। देखिए 3 बना रहा हूँ, 1 2 और 3। ठीक है, अब सब में डिफरेंट डिफरेंट में बना के जो टाइप्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सिचुएशंस है वो सब के सब मैं दिखाता हूँ आपको। एक में जब ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक में तब जब दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, कट भी नहीं कर रहे हैं, एक में तब जब एक के अंदर कोई दूसरा हो। ठीक है, अब इनके नाम कुछ लिख दिए जाए। ये यूनिवर्सल है, ये ए है, जस्ट ये बी है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे भी ये ए है, ये बी है। यूनिवर्सल लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा, मैंने भी लिख दिया। ठीक, अब अगर मैं कहूँ शेड करने की बात, मतलब इसको कैसे शेड करते हैं इंटरसेक्शन को, तो ठीक है कोई बात नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे दोनों के दोनों कट करें। ठीक है, मैं ए को अलग बना ले रहा हूँ, यूनियन में एक जैसा बनाना होता है। मैं ए को अलग बना ले रहा हूँ। ठीक है, ए को अलग बना लिया मैंने। अब सुनिए, मैं बी को अलग बना रहा हूँ, अलग कलर से। बी को मैंने ठीक बना लिया। अब अगर आप सही से देखें तो आपको इसमें कॉमन पार्ट ये दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट है ना, ग्रीन वाला पार्ट, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत नहीं। अब यही दूसरे में देखिए, तो दूसरे में भाई ए को अलग बनाया मैंने। ठीक है, और मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, लाइक येलो कलर नहीं, ब्राउन कर लेता हूँ। इस पर मैंने अलग कलर से बनाया। अब आप ही देख लीजिए क्या इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई भी लाइन कट ही नहीं करी। यहाँ पे तो लाइन कट भी करी थी ग्रीन वाले पोर्शन में इसमें, है ना, बट इसमें तो पोर्शन में कुछ कर ही नहीं रही। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप सही से बोलें तो ए इंटरसेक्शन बी जो है कुछ नहीं आ रहा है, खाली डिब्बा आ रहा है। और आप इसको ओवर और आप 5 भी लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा आपको दिख रहा है उसमें देखिए मैंने क्या किया, मैंने ए को पहले बनाया अंदर छोटा सा। ठीक, मैंने लाइन कर दी। अब मैं बाहर में जो बना रहा हूँ उसको अलग कलर से बना रहा हूँ, लाइक बना देता हूँ इसे ब्राउन से ही बना देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए बी को मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, दिख रहा होगा आपको कि कहाँ पे दोनों लाइनों ने कट किया है। दोनों लाइनों ने ए पर, जहाँ पर ए है ना, ए में तो ए बना ही है, साथ में बी जब आप बना रहे थे तो ए पर आपने एक बारी लाइन और कर दी थी। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है देखने से ही पता चल रहा है वो ए के इक्वल आ गया है। ठीक, और ये जो केस था आपका जो सबसे लेफ्ट वाला है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाले में यहाँ पे जो कॉमन होगा वो दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि पिछला भी हमने एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 वाला, उसमें। सो ये पॉइंट भी बहुत एकदम क्लियर है। अब चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, एक दो वो भी मैं बता देता हूँ। नोट के रूप में आप इसको लिखेंगे, क्या है देखिए। सबसे पहला जो नोट है वो क्या है, देखिए सबसे पहला नोट है, अगर मैं जैसे उसमें बताया था मैंने कि भाई अगर x डू नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, कह रहे कि अगर x नहीं बिलोंग करता है इंटरसेक्शन में तो क्या हो सकता है। देखिए इसका मतलब ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि x बिलोंग करे a में और x बिलोंग करे b में, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा यूनियन के केस में तो नहीं हुआ, नहीं था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे a यूनियन b में अगर नहीं है तो a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा। वो तो सही सी बात है, क्योंकि a यूनियन b तो बड़ी चीज़ है ना, पूरा कवर कर लेता है। तो जब ए यूनियन बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा, बी में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं है। इसको जरा आप इस चीज़ से समझिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वेन डायग्राम में बना के बताता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अगर मैं बात करूँ कि ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, ऐसा सॉरी, ए में बिलोंग कर सकता है, बी में बिलोंग कर सकता है अगर इंटरसेक्शन में ना हो,
तो भी बिलोंग कर सकता है। ये इसका क्या मतलब, देखिए ध्यान से, ये ए है, ये बी है। अब आप ही बताइए, मैंने कहा कि इंटरसेक्शन तो यही है ना, सिर्फ ये देखिए, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये तो है इंटरसेक्शन में। अगर मैं कोई एलिमेंट एक्स ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स को, तो क्या ज़रूरी है उसमें इसमें लेना ज़रूरी है? नहीं ना भाई, इंटरसेक्शन में नहीं है लेकिन ए में तो है। अगर मैं कोई एलिमेंट वाई ले रहा हूँ तो बी में तो है, भले इंटरसेक्शन में नहीं है। तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो वो ए में हो सकता है या फिर बी में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर बी में हो सकता है। भी नहीं, भी माने तो दोनों में होगा, भी शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, ऑल्सो नहीं इस्तेमाल करना है। या तो वो ए में होगा या तो वो बी में होगा, अगर वो इंटरसेक्शन में नहीं होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटरसेक्शन में ना होने से, कि वो सब में नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते आप, दोनों में से किसी में हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सुनिएगा। अगर मैं कहूँ कि ए सबसेट है बी का, तो आप बताइए, अगर मैं कहूँगा कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? अरे भाई, ए जो है बी से छोटा है ना, तो ए जो है बी के अंदर रहेगा, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए ही तो आएगा, छोटा सेट आएगा ना कॉमन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट इसमें एक और देख लीजिए कि अगर मैं बोलूँ ए जो है वो बी में मतलब बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता, या ए और बी में इंटरसेक्शन, या फिर मैं बोलूँ कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट ना हो, और कोई चीज़ जॉइंट नहीं होती इसका मतलब वो कहीं से भी टच नहीं करती, तभी ना जॉइंट नहीं होगी। जैसे आपका मकान है, आप जिस भी शहर में रहते होंगे, हमारा मकान है, हम जिस भी शहर में रहते हैं, क्या वो जॉइंटेड है? नहीं, जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट है। हम लोगों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा, फाई, है ना। या फिर आप फाई की जगह पे खाली डिब्बा भी बना सकते हो, आप इसको वेरी वेल जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और फिर इसके बाद जो मैंने डिसजॉइंट सेट बताया वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। चलिए, क्या है एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये है कि अगर हम लोग दो सेट ले लें, दो सेट में कौन, एक सेट में ए ले लेता हूँ, और ए के अंदर हम कैसे मटेरियल्स, कैसे एलिमेंट्स ले रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n सच दैट, या सेमी कॉलन n बिलोंग्स टू z। मतलब अभी बताते हैं मतलब क्या है, तुरंत मतलब सब बता दें आप लोगों को। b इज इक्वल टू वाई सच दैट y इज इक्वल टू 3n एंड n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसमें हमको a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है, ठीक, इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। तो a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पहले इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कि है क्या, ठीक है। देखिए ए जो लिखा है वो अभी तो हमारा कौन से फॉर्म में लिखा है आप लोग जानते हैं, नाम आपने कमेंट कर देना है, जब तक मैं 1 सेकंड ले रहा हूँ आपसे पूछने में। होप कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। हाँ, तो ए कौन सा फॉर्म है ए फॉर्म है आपका सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में प्रॉपर्टी मेथड भी उसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि एक्स जो है वो 2n के इक्वल है, और n हमें क्या लेना है, n हमें क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो n जब इंटीजर है तो सॉरी इंटीजर बोल रहा हूँ, z मतलब क्या होता है, इंटीजर ही तो होता है, बिल्कुल सही है। हिंदी में क्या बोलते हैं, चलिए कमेंट कर लीजिएगा। तो इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3। तो आप सब में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 ही मिलेगा, +-1 में करोगे मल्टीप्लाई तो +-2 मिलेगा, +-2 में करो तो +-4 मिलेगा, +-3 में करोगे तो +-6 मिलेगा। क्योंकि डबल का मल्टीप्लाई करो ना भाई, तो सब डबल हो जाएंगे, तो सब इवन हो जाएंगे, ऑड बचेगा ही नहीं कोई। ऐसे बी वाले देख लो, बी कह रहा है 3 का मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा, +-3 +-6 +-9, ऐसे करते हुए होगा ना। अच्छा, अब आप ही बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा हमको, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा।
ध्यान से देखिए, कॉमन तो 0 मिलेगा ही, ठीक। अब ध्यान से देखिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, ट्रिक बता रहा हूँ, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो जितने भी 6 के मल्टीपल होंगे सारे मिल जाएंगे। देखिए ना ही 2 कॉमन है, ना ही 4 कॉमन है, देखिए 6 लेकिन कॉमन है। सबसे पहले प्लस माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 18 होगा कॉमन पक्का, और इसे करते करते जितने भी होंगे सारे के सारे कॉमन हो जाएंगे। अच्छा, इसको हमें अगर वापस उसमें लेके आना, उसी फॉर्म में, मे भी 4 ऑप्शन हो, उसमें ये ऑप्शन ना हो, लेकिन हमारा कौन सा है, रोस्टर मेथड है। रोस्टर मेथड ना दे करके वो प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड दे देगा। तो आप कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जेड, भाई एक्स वाई तो ले चुके हैं ना, अब जेड ले लीजिए, जेड सच दैट, या जेड यहाँ पे लिख चुका तो जेड ना लेकर के आप कोई दूसरा वेरिएबल ले लीजिए, लाइक आर ले लीजिए, आर फॉर रुपेश, मेरा नाम है, याद रखिएगा, आर सच दैट आर इक्वल टू 6n एंड n बिलोंग्स टू z, ठीक, ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगले पॉइंट पे, जो मैंने बताया डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए डिसजॉइंट्स क्या होता है, डिसजॉइंट मैंने तो समझा तो दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। ऐसे सेट्स जिसमें कोई जॉइंट ना हो या जिसमें कोई इंटरसेक्शन ना हो, सिंपली उन्हें ही डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। मैं सिंपल बता देता हूँ, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट इन कॉमन, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट इन, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक भी एलिमेंट आपको कॉमन लेना ही नहीं। तो जब आपको एक भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं लेना है तो कोई दिक्कत ही नहीं। कैसी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए सिंपली, नो एलिमेंट इन कॉमन, तो चलिए एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो क्या करें, भाई सिंपली बात है कि कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू खाली डब्बा, खाली डब्बा मतलब, खाली डब्बा मतलब फाई, भाई फाई हो गया, ठीक है। जैसे कि भाई इसको अगर मैं वेन डायग्राम से बताऊं तो आप जानते हैं वेन डायग्राम मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, आप लोग भी सीख जाएंगे। मैं इन दोनों को दूर दूर बना दे रहा हूँ, ए को दूर और बी को दूर, ये यूनिवर्सल हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, दो आँख की तरह, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे शो करना चाहोगे तो आप करोगे, यहाँ पे से लाइनिंग करोगे, ठीक है, यहाँ पे से लाइनिंग करोगे, ठीक, कुछ कॉमन नहीं है, नथिंग इज इन कॉमन, तो इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे, फाइव, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, चलिए उसको भी पढ़ते हैं। सो अगला पॉइंट आ गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स ये क्या होता है, भाई जैसे आप संख्याओं को घटाते हो वैसे सेट्स में कैसे लेकिन हाँ सेट्स घटते नहीं है, उसमें एक तरीका होता है उनको समझने का। क्या तरीका होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, क्या है, देखिए देखिए, लेट अस हैव टू सेट्स, इफ वी हैव टू सेट्स से ए एंड बी, हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है भाई, दो सेट्स तो चाहिए ही ना एटलीस्ट, तभी ना हम लोग कुछ कर पाएंगे। सो हमारा जो ए माइनस बी यानी डिफरेंस जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ए माइनस बी कैसे डिफाइन होगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, और क्या लिख सकता हूँ मैं, बट एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ मैं, एंड एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू, या डू नॉट बिलोंग टू, बिलोंग्स क्यों हो जाएगा, बिलोंग टू बी, और बी माइनस ए का क्या मतलब होगा, इसी का जस्ट उल्टा, ठीक, कि एक्स इसमें भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डू नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ए माइनस बी का सिंपली आप मेरे शब्दों में समझें तो ए के वो एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ठीक, और बी माइनस ए का मतलब वो समझिए कि बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। अब देखिए एग्जांपल देता हूँ ना तो आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा, है ना, हवा में उड़ने लगेंगे आप लोग, क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे। जैसे मैंने लिखा कि इफ़ ए इज इक्वल टू, लाइक लिखा है मैंने 1 2 3 4, और बी मैं लिख देता हूँ आपके सामने लाइक
2a4 थीटा। देखिए कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, मैं कुछ भी मान लूँगा, ठीक है। सो अब आप बताइए कि a माइनस बी का जो मैंने मतलब बताया वो क्या होगा। देखिए मैंने बोला था ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो आप ज़रा मार्क आउट कीजिए ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो भाई ए में तो 1 है ऐसा जो बी में नहीं है, ए में 3 है ऐसा जो बी में नहीं है, ए में 4 तो है भाई, उसमें 4 नहीं ले सकते, तो ए 2 भी है, 2 तो सेम हो गया, 4 सेम हो गया, तो हटा दीजिए। तो यानी केवल क्या बच रहा है 1,3, मतलब केवल ए में 1,3 ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। अच्छा मुझे बी और बी माइनस ए भी बता ही दीजिए। अब आप उल्टा सोचिए कि बी में वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, कौन सा भाई, बी में स्मॉल ए, वो कैपिटल ए में नहीं है, ठीक। बी में थीटा ऐसा है जो ए में नहीं है, तो क्या हमारा आंसर आ गया ए और थीटा, ठीक है। तो ए और थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। अब इसका जरा हम लोग समझते हैं कौन सा रूप। एक रूप है वेन डायग्राम, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए ए माइनस बी का मैं बताता हूँ, बी माइनस ए आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये बन गए हमारे छोटे वाले सेट, छोटे वाले सेट मतलब ए बन गया और ये बी, ठीक है। और मैंने इनकी मार्किंग भी कर दी है, यू है, ये ए है, ये बी है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया कि ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो यानी भाई कॉमन वाला एलिमेंट तो दोनों में होगा, ये जो कॉमन आप देख रहे हैं, तो सिर्फ इतने पे ही हमें कलर करना है या शेड करना है ना, कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। सो ये सीन क्या क्रिएट कर दिया इसने, ए माइनस बी। अच्छा नोट में एक चीज़ और सीखने को मिल रही है यहाँ पे, क्या, इसका नोट मैं यही बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा नोट नहीं है, कि भाई आप ही देखिए ज़रा, ए माइनस बी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए में से ए इंटरसेक्शन भी अगर मैं हटा दूँ तो भी तो वही बात पड़ेगी। भाई लाइनिंग देखिए, ये लाइनिंग आपको दिख रही है, ये लाइनिंग, ये तो हुई कि ये तो मून हो गया चंद्रमा की तरह, कि ए में से ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ए में से ही इंटरसेक्शन हटा दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं कौन सा अगला है हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है भाई, डिफरेंस सेट ऑफ सेट्स आपने सीख लिया, अब सिमेट्रिक डिफरेंस भी सीख लीजिए। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, अगर ए और बी हमें दो तो सेट लेने ही पड़ेंगे, है ना। टू सेट्स से ए एंड बी, हमारे पास ए एंड बी दो हैं, तो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ए, ये त्रिभुज देखते हैं ना, ट्राइंगल, इसे डेल्टा भी बोलते हैं, ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी आपको पहले निकालना है, मतलब ए की वो एलिमेंट जो बी में ना हो, और उसका यूनियन करना है बी माइनस ए के साथ। मतलब समझ लीजिए कि ए यूनियन बी, उसका यूनियन, सॉरी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करना है, ठीक है। सो ये चीज़ आपका क्या है, ये ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा इसको एक तरीके से और लिखने का तरीका है, देखिए मेरी बात समझिएगा, क्या तरीका है, अगर मैं पहले दोनों का यूनियन ले लूँ और उसमें से इंटरसेक्शन हटा दूँ, ये कैसे समझ में आएगा, ज़रा देखिए, मैं यहीं पे आपको डायग्राम समझाता हूँ, वेन डायग्राम इसका, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, दिख रहा है, मैंने थोड़ा इसको अंडे जैसा बना दिया है, ठीक है। अब आप ही बताइए, जो मैंने इसको डिफाइन किया है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी मतलब ये तो हुआ कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब ये वाली लाइन, ठीक। और बी माइनस ए का क्या मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट जो बी में हो बट ए में ना हो, तो ये वाली लाइन हो गई, ठीक। अब आप सही से देखिए, तो इस पूरे को अगर मैं पूरे की बात करूं, तो पूरे में क्या ये चीज़ कहा जा सकता है कि अगर पहले आप ए यूनियन बी ले लीजिए, मतलब ए यूनियन बी मतलब तो पूरी लाइन है, तब तो पूरा कवर हो जाएगा, उसमें से मैं इंटरसेक्शन को अगर हटा दूं मतलब घटा दूं, तो ऑटोमेटिक वही बचेगा। तो इसको लिखने के दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पॉइंट है ये, ठीक है। अब देखिए अगला क्या पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, उसको भी पढ़ते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वैसे तो पूरक होता है, वो चीज़ जो चीज़ों को पूरा करे, है ना। जैसे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका एडिशन 90 है, और सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है, जो एक दूसरे को पूरा करे। तो यहाँ पे पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही, वन एंड ओनली वन, एक ही ऐसा सेट है जो हर सेट को पूरा करता है, आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। लेट, उसके लिए मैं लिख देता हूँ, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। मैंने पहले ही बता दिया कि यूनिवर्सल सेट ही पूरा करता है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पूरा करने की बात की वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड ए बी ए सेट सच दैट, ऐसा होना चाहिए ए सेट कि ए होना चाहिए इसका सबसेट यूनिवर्सल सेट का, ठीक। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाएगा, देखिए इसको लिखा जाता है ए डैश से, ठीक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश, और इसे क्या लिखा जाता है, यू माइनस ए। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए। अब इसका मतलब तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। अगर मैं इसको प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब एक्स यू में तो होना चाहिए बट, या फिर एंड लिख दीजिए, एंड एक्स डू नॉट बिलोंग टू ए, ठीक। एक्स यू में तो होना चाहिए बट एक्स ए में नहीं होना चाहिए। अब इसका कैसे समझते हैं, रुकिए मैं इसका भी आपको डायग्राम यहीं पे बना के समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए एक्स ये तो हो, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू। देखिए इसका अगर वेन डायग्राम में बताऊँ, यहीं पे बता देता हूँ, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं सिर्फ ए ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यू हो गया, यहाँ ए हो गया, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे ए डैश यानी यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो भाई यू के वो एलिमेंट तो ये वाले एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, जो इसके ए के बाहर है, ठीक है। ये तो एलिमेंट हुए, तो ये आपका क्या, ये जो डैश लाइन है वही क्या है, ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। देखिए इस वीडियो में, इस सीरीज़ वीडियो नंबर 3 में हम लोगों ने सारे के सारे ऑपरेशंस पढ़ लिए, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सेट हम लोगों ने पढ़ लिए। वीडियो नंबर 3 है हमारी, वीडियो नंबर 2 और 1 आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और नो डाउट ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है ना, फुल्ली मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, ठीक। और आपको बस धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। और बेसिकली आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, बट वो सब हिंदी वाले जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको बाइलिंगुअल बताया है, मैंने हिंदी में भी समझाने की कोशिश की आप लोगों को और इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश की। सो करना ये है, देखिए हमारा पैरेलली इसी को रिलेटेड, इसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ एनडीए से, जो लोग एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी मैथ्स यहाँ से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, एकदम फ्री, ठीक है। हालांकि इसका थंबनेल जो है वो मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बनाया हुआ है, बेसिक मैथ्स के लिए, लेकिन ये बेसिक मैथ्स है तो वही ना, बेसिक मैथ्स मतलब 11-12 की मैथ्स, 11-12 की, और वही आपके एनडीए में भी आती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये आपके सिलेबस से पूरा का पूरा मैच खाता है, ठीक है। और इस पे हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, और देखिए एमसीक्यू ही आते हैं एनडीए में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एमसीक्यू मिलेंगे आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मे बी आपको ये सेशन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद की वीडियो में हम लोग थ्योरम्स में आएंगे, जो कि डायरेक्टली आस्क किए जाते हैं आपके एनडीए, और आपकी क्या कहते हैं एमसीक्यू पे डायरेक्टली आस्क किए जाते हैं। और हाँ,
एक बात और कहूँगा कि आपके जो बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसमें एक लॉन्ग आंसर इसमें से आया था और आता रहता है और आएगा। और मैं आपको बताया भी था वीडियो की स्टार्टिंग में कि डी मॉर्गन लॉज आए थे, उनका प्रूफ। तो नो डाउट आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा लॉन्ग मैं आपको पहले तो समझाऊंगा, बाकी आपको पीडीएफ, इसी बोर्ड का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ज्वाइन करना है। और हाँ, दिस होल थिंग आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना अभी ना फ्यूचर में, कभी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, ये वीडियो आपको कल सुबह तक पोस्टेड मिलेगी, ठीक है। और पीडीएफ में अभी आपको पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए आपके अपने चैनल पर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।